Good afternoon, students. In first lecture, we had already discussed about rate of reaction, rate of disappearance and rate of appearance divided by stoichiometric coefficient for a chemical reaction is termed as rate of reaction. Order of reaction, molecularity we had also discussed. In this lecture we are going to discuss about integrated rate law. Rate law एक्सप्रेशन आप सभी ने देखा हुआ है. अगर टाइम बहुत स्मॉल हो, डेल्टा टी लिमिट्स टू जीरो अगर हम लेते हैं, बहुत स्मॉल टाइम लेते हैं, तो हम उसे इंटीग्रेट भी कर सकते हैं, राइट. सो इंटीग्रेटेड रेट लॉ एक्सप्रेशन की अगर अपन बात करें तो फॉर जीरो ऑर्डर रिएक्शन यू कैन सी, फॉर जीरो ऑर्डर रिएक्शन we know rate is equal to instantaneous rate of reaction हम ले सकते हैं dr upon dt, and r to the power 0 we know very well because it is zero order reaction, so it is rate law expression, right. So dr upon dt minus dr upon dt is equal to k and r is equal to minus kt plus I. ठीक है, लिमिट्स नहीं है तो ऑब्वियसली कांस्टेंट ऐड हो जाएगा. ऐसे मुझे नाम याद नहीं आ रहा है, दैट इंटीग्रेशन इट इज कॉल्ड, राइट. से कांस्टेंट ऐड हो जाएगा, राइट. नाउ अगर t इज इक्वल टू जीरो हो जाता है तो r विल बी इज इक्वल टू इनिशियल t इक्वल टू जीरो. इसका मतलब क्या होता है, इनिशियल पोजीशन जब रिएक्शन शुरू हुआ था, तो इसका मतलब r जब t इक्वल टू जीरो हो जाएगा तो i इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, r0. सो वी कुड पुट द वैल्यू इन इट एंड वी कुड गेट द इंटीग्रेटेड रेट ऑफ क्वेश्चन फॉर जीरो ऑर्डर रिएक्शन, राइट. भाई इनिशियली आप क्या लेते हैं, एट t इज इक्वल टू जीरो. तो जब t इज इक्वल टू जीरो होता है इसका मतलब इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन, अगर कोई भी रिएक्शन हम लिख रहे हैं r विल गिव p, तो एट t इक्वल टू जीरो, सो दैट इज इनिशियल r0 और यहाँ पर जीरो होता है. उसके बाद धीरे धीरे रिएक्शन प्रोसीड करता है t टाइम, दैट वुड बी r. तो यहाँ भी कोई वैल्यू हो सकती है, राइट. बट रिएक्टेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से हम बात कर रहे हैं, इजंट इट. ओके, सो इट इज अबाउट integrated rate equation, and this is integrated rate equation for first order zero order kinetics, right. You can also go through it. आगे हम इसे थोड़ा सा और ट्रीट कर सकते हैं. कैसे ट्रीट करेंगे चलिए देखें. k इज इक्वल टू क्या लिख सकते हैं भाई, k इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, k इधर चला जाएगा तो r0 माइनस r इज इक्वल टू kt. r0 इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन, r विल बी फाइनल कॉन्सेंट्रेशन इज इक्वल टू kt. यस और नो. सो टी भी हम वहाँ यूज कर लेंगे. सो व्हाट विल बी आवर फॉर्मूला, दैट इज k इज इक्वल टू r0 माइनस r अपॉन t. अगर हम एक ग्राफ प्लॉट करते हैं इसी एक्सप्रेशन के लिए, या पहला जो एक्सप्रेशन है इसके लिए यूज करते हैं, तो ग्राफ किसके लिए बीच में, r और t के बीच में. तो इस ग्राफ का कैसा हो जाएगा, नेगेटिव स्लोप जाएगा. कैसा जाएगा, नेगेटिव स्लोप जाएगा. और स्लोप क्या होगा इसका, k, और इंटरसेप्ट क्या होगा, r0. y इक्वल टू mx प्लस c जैसा इक्वेशन है. इस इक्वेशन में नेगेटिव स्लोप होगा, इंटरसेप्ट क्या r0 होगा, और स्लोप कितना होगा, माइनस k. नेगेटिव वैल्यू ऑब्वियसली है ना. तो इसको हम ग्राफ किस तरीके से प्लॉट कर सकते हैं, ये देखिए. k नेगेटिव स्लोप है, r0 इज इंटरसेप्ट है और टाइम है ना. तो ये r कॉन्सेंट्रेशन r और टाइम के बीच में जब ग्राफ प्लॉट करते हैं फॉर जीरो ऑर्डर. बहुत सारे रिएक्शन हो सकते हैं जिन्हें जीरो ऑर्डर रिएक्शन कहते हैं, लाइक NH3 का डिकम्पोजिशन प्लैटिनम कैटलिस्ट की प्रेजेंस में 1130 केल्विन पर जो होता है, दैट इज जीरो ऑर्डर रिएक्शन, राइट. ऐसे कई और रिएक्शंस हो सकते हैं, बट इट इज वेरी डिफिकल्ट टू रिमेंबर दोज रिएक्शन, है ना. तो बट फिर भी सम एग्जांपल्स आई हैव गिवन हियर फॉर यू. तो नेक्स्ट इज फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन. फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन की अगर हम बात करते हैं तो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन में क्या हो जाएगा, एक्सप्रेशन थोड़ा सा बदल जाएगा. dr अपॉन dt इक्वल टू kr, r टू द पावर 1 हो जाएगा. r इज रिएक्टेंट हियर एंड दिस इज कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट, दिस इज रेट इन टर्म्स ऑफ रिएक्टेंट, राइट. दिस इज द एक्सप्रेशन. नाउ k इंटू डी टी, आर यहाँ आ जाएगा और dt आ, तो k इंटू डी टी एक्सप्रेशन बन जाएगा. वी नो वेरी वेल 1 अपॉन r, इंटीग्रेशन ऑफ 1 अपॉन r इज इक्वल टू नेचुरल लॉग r इज इक्वल टू माइनस के टी प्लस 1. इट इज जो है लिमिट्स नहीं है तो ऑब्वियसली कांस्टेंट पुट किया जाएगा, ठीक है. एंड देन वैल्यूज आगे अगर सेम कंडीशंस t इक्वल टू जीरो पर r0 हो जाएगा, i की वैल्यू मिल जाएगी एंड वी कुड गेट दिस एक्सप्रेशन. और अगर हम ग्राफ प्लॉट करें नेचुरल लॉग r और k के बीच में, तो अगेन हमें क्या मिलेगा, डाउनवर्ड, और इंटरसेप्ट क्या मिलेगा, नेचुरल लॉग r0. यू कैन सी हियर इंटरसेप्ट नेचुरल लॉग r0
ये नेचुरल लॉग आर और टी, और ये मिल जाएगा आपको के। अगर हम इसे किस में कन्वर्ट कर दें, जनरल लॉग 10 बेस में, तो 2.303 भी आ जाएगा। तो अगर हम इस ग्राफ को देख लें तो इस ग्राफ में आप डायरेक्ट भी प्लॉट कर सकते हैं log r0 अपॉन r, तो कई तरीके से किया जा सकता है। log r0 अपॉन r अगर आप लेते हैं तो दैट वुड बी पॉजिटिव स्लोप हमें देखने को मिल जाएगा, है ना। इस एक्सप्रेशन के बेस पर r0 मतलब इनिशियल और r इज फाइनल, है ना। तो उसी के बेस पे ये एक्सप्रेशन इज वेरी इंपॉर्टेंट। r1 इज इनिशियल एंड r2 इज फाइनल कॉन्सेंट्रेशन, रिमेंबर इट इज एक्सपोनेंशियल फॉर्म में, क्योंकि लॉग फॉर्म में है तो एक्सपोनेंशियल फॉर्म में भी इसे लिखा जा सकता है, हमेशा याद रखिएगा। एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिखेंगे तो r इज इक्वल टू r0 e टू द पावर माइनस kt हम लिख सकते हैं इस एक्सप्रेशन से, है ना। तो जितने भी ग्राफ बनाए आप इसी एक्सप्रेशन की हेल्प से ग्राफ बना सकते हैं, 2.303 काउंट कर सकते हैं, सब तरीके से इस एक्सप्रेशन का यूज किया जा सकता है। और फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के लिए बहुत है, और इस पर बेस्ड कई क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं। सो इट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। दिस इज द ग्राफ फॉर दैट r और k के बीच, r और t के बीच में, नेचुरल लॉग r और t के बीच में, और r0 अपॉन r और t के बीच में, दोनों ही एक्सप्रेशन, ये एक्सप्रेशन अब मिलेगा r0 अपॉन r और जो है t इधर आ जाएगा, k नीचे आ जाएगा, तो 2.303 और k अपॉन 2.303 इस ग्राफ का स्लोप हो जाएगा। इंटरसेप्ट नहीं होगा, 0 से इट विल स्टार्ट, है ना, क्योंकि इंटरसेप्ट है ही नहीं। ओके, सो दिस इज इंटीग्रेटेड रेट एक्सप्रेशन जो है वो फर्स्ट ऑर्डर और जीरो ऑर्डर के लिए हमने लिखे हुए हैं। बहुत सारे एग्जाम्पल्स हो सकते हैं जो फर्स्ट ऑर्डर के लिए होते हैं। रेडियो एक्टिव जितने भी रिएक्शंस होते हैं फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स को ही फॉलो करते हैं। पहली बात, ईथेन का हाइड्रोजनेशन अगर हम देखें तो फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक होता है, कई बार हमें ऐसा लगता है, बट H2 का बहुत ज़्यादा कॉन्सेंट्रेशन होता है। हम बात के समय में बात करेंगे कि जब एक रिएक्टेंट का कॉन्सेंट्रेशन बहुत ज़्यादा होता है तो उसका रेट ऑफ रिएक्शन पर, उसमें जो चेंज आता है उसका रेट ऑफ रिएक्शन पर कोई खास इम्पैक्ट देखने को नहीं मिलता, क्योंकि उसका अमाउंट बहुत ज़्यादा होता है, तो उसमें थोड़ा बहुत चेंज भी हो तो रेट से उसको कोई फर्क देखने को नहीं मिलता है। और जो भी न्यूक्लियर रिएक्शंस होते हैं, न्यूक्लियर केमिस्ट्री में जो रिएक्शंस होते हैं वो सारे के सारे फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन होते हैं। इसी तरह से अगर हम गैसेस की बात करें तो गैसेस के लिए भी ये एक तरीका होता है। अगर हम A गैस विल गिव B गैस प्लस C गैस, और इस रिएक्शन के लिए हम लेना चाह रहे हैं, हम निकालना चाह रहे हैं फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स एक्सप्रेशन, तो हमें थोड़ा सा इसको थोड़ा देखना होगा। P टोटल हमें कुछ क्या गिवन है वो सबसे इंपॉर्टेंट होता है। P इनिशियल गिवन है, P टोटल गिवन है। ओके, सो P इनिशियल इस इक्वेशन में आप देख सकते हैं, इट इज़ वेरी इजी इक्वेशन। इनिशियली ये होगा यहाँ 0 0, समय के साथ इसमें से थोड़ा कम हो जाएगा और x x बन जाएगा, राइट। P टोटल आपको गिवन है तो P टोटल इज इक्वल टू, आप सबको ऐड कर दीजिए तो वी वुड गेट x। ठीक है, हमें चाहिए क्या हमें चाहिए क्या रिएक्शन के लिए? P इनिशियल डिवाइडेड P इनिशियल माइनस x, यही तो हमें चाहिए, तभी तो हमारा रिएक्शन कंप्लीट होगा, यस और नो। तो फाइनली अगर हम यहाँ देखें दैट P इनिशियल P i माइनस x, तो इसको वैल्यू को पुट कर दें तो व्हाट वी वुड गेट दिस 2pi और pt, ये रख दिया अपन ने वैल्यू, है ना। आपको को मिल गया P इनिशियल और P i माइनस x हमें मिल गया एंड हमने वैल्यू पुट कर दी, वी कुड गेट दिस। तो ये ग्राफ जो मैंने यहाँ पे रिप्रेजेंट किए, दीज आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। रेट वर्सेस टाइम ग्राफ, जीरो ऑर्डर, फर्स्ट ऑर्डर, सेकंड ऑर्डर, रेट वर्सेस टाइम ग्राफ, है ना। रेट वर्सेस टाइम ग्राफ जीरो ऑर्डर के लिए, फर्स्ट ऑर्डर के लिए और सेकंड ऑर्डर के लिए। कॉन्सेंट्रेशन वर्सेस टाइम की बात करें तो जीरो ऑर्डर के लिए नीचे जाएगा, फर्स्ट ऑर्डर के लिए, सेकंड ऑर्डर के लिए। तो ये थोड़ा सा हमें याद रखने की जरूरत है। नाउ द नेक्स्ट इज the half life period. Half life period is that time period which is time period at which the concentration of reactants becomes half, यानी इनिशियली जो भी आपने कॉन्सेंट्रेशन लिया है उसका आधा हो जाता है, तो उसे अपन कह देते हैं हाफ लाइफ पीरियड, राइट। अगर हम जीरो ऑर्डर के लिए बात करें तो जीरो ऑर्डर के लिए हाफ लाइफ पीरियड के लिए आपको क्या करना है, R0 तो फिक्स है, R इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, R0/2, यस और नो, हाफ हो गया ना, इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन का हाफ। तो अगर हम पुट करते हैं तो हमें मिलेगा T हाफ इज इक्वल टू 2R0/2K। यू कैन सी हेयर फॉर जीरो ऑर्डर रिएक्शन ओनली हाफ लाइफ पीरियड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट्स। हमेशा याद रखिएगा, इट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। केवल इसके होता है, बाकी के लिए नहीं होता, कहीं भी नहीं होता है, ठीक है। अगर हम फर्स्ट ऑर्डर के लिए देखें तो अगेन R की वैल्यू R0/2 रख सकते हैं, वी कुड गेट T हाफ इज इक्वल टू 0.693/K। And in this order, remember again the T half of first order reaction
या फर्स्ट ऑर्डर मैकेनिज्म, फर्स्ट ऑर्डर जो रिएक्शन होता है उसके लिए जो टी हाफ होता है वो इंडिपेंडेंट होता है इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट स्पीशीज, मतलब कॉन्सेंट्रेशन का कोई रोल नहीं होता, कॉन्सेंट्रेशन कम हो या ज़्यादा हाफ लाइफ पीरियड उतना ही रहेगा। अगर आपने 1 मोल लिया तो भी हाफ लाइफ पीरियड है फिक्स टी हाफ होगा, और अगर आपने 0.5 मोल लिया तो भी हाफ लाइफ पीरियड टी हाफ ही होगा, हमेशा याद रखिएगा। सो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। सेकेंड ऑर्डर और हायर ऑर्डर के लिए थोड़ा सा याद रखिएगा, मैं जनरल बता देता हूँ। सेकेंड और हायर ऑर्डर के लिए क्योंकि पॉसिबल है इस साल आपको इससे रिलेटेड क्वेश्चन जेईई या नीट में आ जाए, तो टी हाफ इज इक्वल टू, अगर हम सेकेंड और हायर ऑर्डर के लिए हम बात कर रहे हैं, सो दैट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल। मैं यहाँ लिख सकता हूँ k a टू द पावर n-1। अगर आप हायर पीरियड n यहाँ क्या हो जाता है, अगर हम यहाँ 0 रखेंगे तो a ऊपर चला जाएगा, केवल फर्स्ट ऑर्डर को छोड़कर बाकी सब के लिए। फर्स्ट ऑर्डर के लिए देखिए डिपेंड ही नहीं करता, अगर n की वैल्यू 1 हो जाएगी तो सब 0 हो जाएगा, हाँ है ना। तो टी हाफ उसके ऊपर मतलब ये वैल्यू जो है a की वैल्यू 1 हो जाएगी, तो टी हाफ जो है वो कॉन्सेंट्रेशन पे डिपेंड ही नहीं करेगा। तो इस एक्सप्रेशन से आप हर एक ऑर्डर के लिए टी हाफ और कॉन्सेंट्रेशन के बीच में रिलेशन बता सकते हैं, ठीक है, प्रोपोर्शनली हमें पता चल सकता है। वेरी इंपॉर्टेंट, n है ये -1, तो 0 ऑर्डर के लिए कितना हो जाएगा, a टू द पावर -1, a ऊपर चला जाएगा, प्रोपोर्शन हो जाएगा। n की वैल्यू 1 तो 1 - 1 0 हो जाएगा, इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी 1, तो 1/k मतलब कॉन्सेंट्रेशन पे डिपेंड ही नहीं करता। सेकेंड ऑर्डर के लिए देखेंगे तो 2 - 1, तो यहाँ पर 1 ही बचेगा, यानी इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है हाफ लाइफ पीरियड। सो इट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, है ना। कंपैरेटिव स्टडी के लिए ये इन्फॉर्मेशन काफ़ी यूजफुल होती है, तो ये याद रखिएगा। दिस इज फॉर दैट फर्स्ट ऑर्डर सेकेंड ऑर्डर में सारे ऑर्डर के लिए आपको हाफ लाइफ पीरियड का तो एटलीस्ट आपको बता ही दिया है, ठीक है। ये दो इन्फॉर्मेशन है जो काफ़ी इंपॉर्टेंट है और हमेशा याद रखिएगा। ये इक्वेशन जो है वो आप आसानी से याद रख सकते हैं, या एक एक्सप्रेशन अपने जो है हाफ लाइफ पीरियड और किसके लिए इंटीग्रेटेड रेट एक्सप्रेशन के लिए, 0 ऑर्डर और फर्स्ट ऑर्डर के लिए हमेशा आप याद रखना ही चाहिए। Now this is pseudo first order reaction. Pseudo first order reaction is very important reaction और in this reaction actually what happened कि एक रिएक्टेंट जो होता है उसका कॉन्सेंट्रेशन इतना ज़्यादा लिया जाता है कि उसका रेट के ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ता। जनरली इन केमिकल रिएक्शन यू कैन फाइंड 2 रिएक्टेंट, but one reactant concentration of one reactant is so much high there is no impact of the change in concentration of that reactant with rate, राइट तो इस कंडीशन में देखिए ये 0.01 मोल है और ये 10 मोल है, अगर थोड़ा बहुत कम भी हुआ तो कितना फर्क पड़ेगा, इसलिए इसका रेट पे कोई फर्क नहीं पड़ता। इसलिए फर्स्ट ऑर्डर अगर हम रेट एक्सप्रेशन लिख रहे हैं तो रेट एक्सप्रेशन क्या लिखेंगे, केवल यही काउंट होगा। हमने पेपर में भी इस चीज़ को देखा हुआ है, मैंने अभी जो प्री बोर्ड का पेपर लिया था उसमें भी मैंने बात की थी। तो रेट लॉ एक्सप्रेशन क्या हो जाएगा, रेट इज इक्वल टू क्या हो जाएगा K और CH3COO C2H5, H2O का कोई भी इम्पैक्ट नहीं होगा, ध्यान रखिएगा, है ना। तो इसी तरह से दूसरा एक इक्वेशन, तो जो हाइड्रोलाइसिस ऑफ ईस्टर, हाइड्रोलाइसिस ऑफ सुक्रोज, ये सारे रिएक्शन जो है वो स्यूडो फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स को देखने में हमें लगता है कि वो सेकंड ऑर्डर होगा, लेकिन एक्चुअली एक का कॉन्सेंट्रेशन इतना ज़्यादा ले लिया जाता है कि वो कैसा हो जाता है, एक का कॉन्सेंट्रेशन बहुत ज़्यादा होता है और एज अ सॉल्वेंट यूज होता है, तो उसके कॉन्सेंट्रेशन चेंज पर रेट डिपेंड नहीं करता है। तो इसीलिए उस जो है रेट केवल एक ही रिएक्टेंट पर डिपेंड करता है, दैट्स व्हाई it act as a first order reaction, look like as a second order but act as a first order reaction, right? So this is integrated rate equation and pseudo first order reaction for various reactions. Thank you for today.